दुबई अंडरवर्ल्ड माफिया और क्रिमिनल गैंग्स का सबसे फेवरेट शहर बन चुका है। दाऊद इब्राहिम, विजय माल्या, छोटा राजन, ऐसे 200 से भी ज्यादा आतंकवादी, क्रिमिनल्स, ड्रग लॉर्ड्स, सभी के तार दुबई से जुड़ते हैं, मगर फिर भी ये दुनिया का सबसे सेफ शहर है। The new crime capital of the world is Dubai has become home to nearly all of our biggest organised crime bosses. Dubai, it seems, has been the perfect place to do dirty business. The criminal activity props up a lot of what keeps the UAE the bright, shiny city that the UAE is. डैनियल किनहन, उम्र 48 साल, जुर्म इंटरपोल्स मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, ड्रग लॉर्ड और मास मर्डरर। FBI ने सर पर $5 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। The Kinahans were street dealers who became billionaires. Dublin's deadliest They would be considered as gangland royalty. and one of the world's most wanted. 20 अक्टूबर 2025 को डैनियल बुर्ज खलीफा के 40वें मंजिल पर बैठकर अपने सोने की प्याली में कॉफी पी रहा था और अचानक से नीचे से पुलिस का सायरन बजता है, मगर डैनियल के लिए नहीं, नीचे एक फोन चोर को गिरफ्तार करने के लिए। सेम शहर, सेम पुलिस, फोन की चोरी पर जेल, मगर $26 बिलियन की चोरी पर प्रोटेक्शन। और सुनो, सेम शहर, सेम पुलिस, 5 ग्राम ड्रग्स पर फांसी की सजा, मगर 20 देशों के मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड्स खुला घूम रहे। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या दुबई का सोचा समझा डिजाइन? साल 2023, वॉशिंगटन डीसी, एक सीनियर एनालिस्ट मैरिया कोवाक्स को एक इनक्रिप्टेड मेल आता है। सब्जेक्ट, दुबई विल नेवर एडमिट दिस, सेंडर अननोन। मैरिया जैसे जैसे स्क्रॉल करती गई, एक अनईजी सा पैटर्न उभरने लगा। कोकेन के सौदागर, अफ्रीकन तानाशाह, बैंड टेररिस्ट, हिजबुल्लाह मास्टरमाइंड्स, रशियन ओलिगार्क्स, भगोड़े बिजनेसमैन, सबके अरबों के एसेट्स दुबई के चमचमाते टावर्स में पार्क्ड थे। जैसे ये शहर इन क्रिमिनल्स को छुपा नहीं बल्कि कलेक्ट कर रहा हो। मैरिया के हाथ एक ऐसा डेटा लग चुका था जो रातों रात उसका करियर या तो बना सकता था या उसकी जिंदगी खत्म। इसके बावजूद पूरे 6 महीने इस डेटा को वेरीफाई करके मैरिया और OCCRP की उसकी टीम ने इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की, दुबई अनलॉक्ड, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बट ये रहे उसके कुछ नाम। जेनिस कैड्रिक, एक सस्पेक्टेड बॉस्नियन गैंगस्टर, चार्जेस ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट, ड्रग स्मगलिंग, मगर एड्रेस बुर्ज खलीफा 37th फ्लोर पर एक लग्जूरियस पेंट हाउस। उसकी बीवी आनिया ग्लिगोरिक, इंस्टा पर एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर जिसका करियर अपनी आलीशान जिंदगी दिखाना। क्रिस्टी किनहन, ग्लोबल कोकेन किंगपिन, बैंड बाय US गवर्नमेंट, सर पर $5 मिलियन का इनाम। बट ये बंदा दुबई के कैफे में आराम से अकाई बॉल खा के रिव्यू छोड़ के चला जाता है। नो हाइडिंग, नो पैनिक, जस्ट नॉर्मल लाइफ। अमेरिका ने इसी रिव्यू से ही इसे लोकेट किया और वो भी हैरान रह गए। इंडिया के भी सबसे बड़े क्रिमिनल्स किसी घने जंगल, टापू या अंधेरी गुफाओं में नहीं छुपे हैं। वो भागे हैं अमीरों के इस जेल में जहां सलाखें नहीं, स्काई स्क्रेपर्स हैं। दाऊद इब्राहिम, 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 257 लोगों की मौत, 713 लोग घायल, USA डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, मगर नेटवर्थ 42,900 करोड़ रुपीस। और फाइनेंशियल हेडक्वार्टर्स कहां पर? दुबई। नीरव मोदी, भारत से 13,000 करोड़ की चोरी, द इनफेमस PNB स्कैम में फरार। दुबई के इस आलीशान सुनहरे बिल्डिंग में जुमेरा लेक टावर्स में 3 लग्जरी ऑफिसेस चला रहा था। आखिर क्यों ये सभी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स दुबई पहुंचते ही मोस्ट वेलकम्ड गेस्ट बन जाते हैं? क्या दुबई इस बात से अनजान है या फिर देखकर भी इसे अनदेखा कर रहा है? दुबई अनलॉक्ड रिपोर्ट के कुछ साल बाद सामने आता है एक कंट्रोवर्शियल स्टिंग ऑपरेशन। वीडियो में दुबई गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड एक रियल एस्टेट डेवलपर डेमैक ग्रुप का एक टॉप एजेंट कहता हुआ दिखता है, हमारे पास पूरी दुनिया से ऐसे कई लोग आते हैं जो अपने देशों से भाग रहे हैं, बैग्स भर के हार्ड कैश के साथ, सिर्फ दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। From all over the world, we have people who's running from their countries to invest here with full cash. Only cash. Cash from How do they bring them here? In bags. It's like they have some part of money they want to make it safe. Where to put it? You can put it in Dubai. और फिर अंडरकवर जर्नलिस्ट ने जब उनसे पूछा कि अगर पैसा ड्रग्स या इलीगल तरीकों से कमाया हो तो एजेंट का आंसर सिंपल था, वी डोंट केयर, इट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। You ask where they have their money from? No, it's like our concern, such as our concern is just what you want to buy. फरवरी 2024 तक तो UAE FATF के ग्रे लिस्ट में था, पाकिस्तान, नाइजीरिया और सीरिया जैसे देशों के साथ।
अब ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि ग्लोबली सभी देश आपके फाइनेंशियल सिस्टम्स पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि उनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल बिजनेसेस और टेरर फंडिंग्स के लिए किया जा रहा है। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या ये अंडरवर्ल्ड स्कैमर्स, क्रिमिनल्स दुबई के लिए एक बड़ा थ्रेट नहीं है क्या? वो कहावत है ना, यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम टू ओनली बाइट योर नेबर्स। और मामला यहां पर और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है जब बात अगर सर्वाइवल की हो तो। पैसा या प्रिंसिपल्स, यहीं से शुरू होती है दुबई की कहानी जिसकी सच्चाई काफी धुंधली हो जाती है। चलो एक पहेली इमेजिन करो, तुम एक लीवर के सामने खड़े हो और सामने 2 ट्रेन ट्रैक्स हैं। ट्रैक 1 में 1 मासूम आदमी है, ट्रैक 2 में 4 मासूम लोग हैं। ट्रेन दूसरे ट्रैक से आ रही है और अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो 4 लोग मरेंगे और अगर तुमने लीवर खींच लिया तो 1 आदमी मरेगा मगर उसके खून का इल्जाम तुम्हारे सर पर आएगा। क्या करोगे आप ऐसे सिचुएशन में? एक्शन लोगे या नो एक्शन? वेल, कुछ ऐसी ही पहेली आज से 60 साल पहले दुबई के रूलर शेख रशीद के सामने खड़ी थी। साल 1958, लंदन, एक छोटी सी मीटिंग। एक तरफ ब्रिटिश ऑफिसर और सामने शेख रशीद, दुबई के वारिस और फ्यूचर रूलर। इस मीटिंग में शेख रशीद सिर्फ एक लाइन बोलते हैं जो अगली सुबह तक ग्लोबल हेडलाइन बन जाएगी, दुबई सर्वाइव्स ऑन हशीश एंड ओपियम स्मगलिंग। बस सच्चाई दुनिया के मुंह पर। शेख रशीद एक वॉकिंग कॉन्ट्रडिक्शन थे। लग्जरी उनके कदमों में मगर वो सिंपल सरकारी बिल्डिंग से काम करते। दौलत उनका हक था मगर उन्होंने जानबूझकर अपनी जिंदगी को साधारण रखा था। दुबई की जनता के लिए वो एक राजा नहीं, उनके लीडर थे। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसे इंसान के राज में दुबई का नाम कैसे बन गया द गोल्ड स्मगलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? काला पैसा, शराब, हेरोइन, अफीम, दुबई एक ट्रांजिट पॉइंट बना जहां पर इलीगल ट्रेड सीधे रशीद के नजर के नीचे चल रही थी। मगर क्यों? एक तरफ विरासत में मिली लग्जरी को रिजेक्ट करने वाला डिसिप्लिन लीडर, मगर दूसरी तरफ इलीगल ट्रेड को टॉलरेट करता हुआ उनका सिस्टम। ये दोगलापन आखिर क्यों? 1930s, दुबई एक शहर नहीं, एक चेतावनी थी। कोई स्काईस्क्रेपर्स नहीं, कोई मॉल्स नहीं, बस रेत, गर्मी और मौत सी खामोशी। 1929 से 1940s तक दुबई ऑफिशियली 17 years ऑफ हेल जी रहा था। खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। द ग्रेट फैमिन के दौर में कई लोग भूखमरी से मर रहे थे और जो नहीं मरे उन्होंने पेड़ों की सूखी पत्तियां या रेगिस्तान में पाए जाने वाली इन छिपकलियों को खाकर अपनी जान बचाई। इकलौती राहत बन गई टिड्डियों का झुंड। हाँ, दूसरे देशों के लिए जो चीज आफत, दुबई के लिए बन गई राहत। अब लोग कुछ दिन और जी सकते थे। दुबई के राजा शेख सईद बिन मक्तौम, शेख रशीद के पिता भी अब कुछ दिन चैन की सांस ले सकते थे। मगर इसके कुछ दशक पहले तक तो दुबई कीमती मोतियों का सबसे बड़ा सप्लायर था। मार्केट में ब्रिटिश, फ्रेंच, इंडियन और अमेरिकन खरीदारों की लाइन लगती थी सिर्फ दुबई के समुद्र से निकली मोतियों का व्यापार करने के लिए। दुबई अपने गोल्डन एज पर था मगर सिर्फ एक रात ने सब कुछ बदल दिया। ये खत जरा देखना, इसे थॉमस एडिसन ने एक जापानीज बिजनेसमैन कोकिची मिकीमोटो को लिखा था, उनके एक नए आविष्कार पर उन्हें बधाई देने के लिए। एडिसन लिखते हैं, इट इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड दैट यू वर एबल टू कल्चर पर्ल्स। यस, इतिहास में पहली बार किसी ने समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले पर्ल्स, इन नायाब मोतियों को अपने लैब में इन्वेंट कर दिया था। लैब ग्रोन कल्चरल पर्ल्स, आर्टिफिशियल मगर फ्लॉलेस, और सबसे खतरनाक बात, असली मोतियों से 90% सस्ते दाम में। पूरी दुनिया में सुनामी आ गया मगर दुबई में खामोशी छा गई। धीरे धीरे करके उनके पर्ल्स की डिमांड घटती गई और इकोनॉमी घुटती गई। फिर आया 1929 का ब्लैक थर्सडे, द ग्रेट डिप्रेशन। पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, वो शहर जो एक वक्त में दुबई के मोतियों को सर पर सजाते थे, अब खुद घुटनों पर गिरने लगे। और दुबई, जहां मोतियां कभी शान थी, अब वही भूख, गरीबी और मौत का निशान बन गई। शेख सईद के पास कोई जवाब नहीं था मगर अब भी जंग जारी थी। दुबई अभी तक नहीं हारी थी। साल 1932, एक उम्मीद की किरण जगती है। बहरीन में पहली बार तेल की खोज होती है। शेख के आंखों में एक उम्मीद की किरण, अब दुबई की किस्मत बदलेगी। 1932 में बहरीन 80 बिलियन बैरल, 1938 में कुवैत 101 बिलियन बैरल,
1939 में सऊदी 250 बिलियन बैरल। पूरी दुनिया की नजरें अब मिडिल ईस्ट पर। ब्रिटिश, अमेरिकन, यूरोपियन कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग शुरू कर दी अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल करने के लिए। कुछ ही सालों में गल्फ एक बंजर रेगिस्तान, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनते जा रहा था। तेल से तरक्की के इसी मार्ग पर अब दुबई की बारी थी। मगर अफसोस, जब जमीन को चीरा गया तो निकला सिर्फ 4 बिलियन बैरल। पड़ोसी शहरों के तेल के समुद्र के सामने एक छोटी सी बूंद। दुबई एक बार फिर से वहीं पर रह गया, कंगाल, डेस्परेट और दुनिया के लिए अदृश्य। एक मछुआरों का गांव जिनको दुनिया भूल चुकी थी। इररेलेवेंस का अंधेरा, मौत का डर। लेकिन इसी अंधेरे में एक आग जलना शुरू होती है। अपने काबिलियत साबित करने की आग, खुद को जिंदा रखने की आग। मगर 1958 में हो जाती है एक और अनहोनी। 10 सितंबर दुबई के राजा शेख सईद अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और उनके बेटे शेख रशीद राज संभालने वाले थे। डेथ बेड पर शेख रशीद अपने पिता को एक वचन देते हैं, दुबई खत्म नहीं होगा, यह मेरा वादा है। मगर कैसे? कहना आसान था, करना मुश्किल। कोई तेल नहीं, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं, कोई भविष्य नहीं। शेख रशीद को विरासत में तख्त नहीं, कर्ज मिल रहा था। शेख रशीद एक ऐसे खेल में थे जहां पर दुबई की मौत निश्चित थी। हर बीतता दिन दुबई की आखिरी सांसें बन रहा था। मगर शेख को यह खेल जीतना था और इसीलिए उन्होंने डेवलप्ड देशों के चमचमाते चेहरों के पीछे के काले इतिहास को पढ़ना शुरू कर दिया। महीनों तक वो रैबिट होल में घुसते रहे। I believe that together we can set an example to the world which will encourage upright people everywhere. The American people in their righteous might will win through to absolute victory. स्लेवरी, लूट, वॉर गेम्स और धीरे धीरे करके उन्हें क्लियर पैटर्न नजर आने लगा। दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। रूल्स दिखाने के लिए जरूर होते हैं, मगर सिस्टम को अपस्ट्रीम लेवल्स पर कुछ और चीजें चलाती है। अपने देश को बचाने की जिम्मेदारी में शेख की साइको सोच जागने लगी और वो दुनिया के कोड को इमोशनली नहीं बल्कि रैशनली पढ़ने लगे। और अब चीजें बदलने वाली थी। सवाल यह नहीं था कि दुनिया क्या कहती है, सवाल यह था कि दुनिया क्या चाहती है। और जवाब क्लियर था, ट्रेड, फास्ट ट्रेड, चीप ट्रेड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड ट्रेड। बस यहीं से दुबई का डीएनए एक बार फिर से लिखा गया। अपने पिता के मौत के अगले ही साल शेख ने एक ऐसा कदम लिया जिसे उस वक्त जुआ, एक बड़ा गैम्बल की तरह देखा गया। देश पर ऑलरेडी कर्ज होने के बावजूद शेख ने कुवैत से $4 मिलियन का लोन लिया, सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए, दुबई क्रीक को गहरा करने के लिए, ताकि दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेड शिप्स दुबई क्रीक पर डॉक हो सके। एडवाइजर्स ने मना किया, फैसले को रिस्की और पागलपन कहा गया, पर रशीद नहीं रुके। उन्होंने वेयर हाउस खड़े किए, बॉर्डर्स खोले और दुबई के इतिहास का सबसे आइकॉनिक फैसला लिया, लो टैक्सेस। रूल सिंपल था, दुबई इज ओपन फॉर ट्रेड, ओपन फॉर बिजनेस, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ये पॉलिसी पास होते ही दुनिया भर के सभी मर्चेंट्स दुबई क्रीक की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और सभी से मेरा मतलब है सभी। इसी दौरान आजादी के बाद इंडिया ने अपने डॉलर रिजर्व्स बचाने के लिए गोल्ड पर हेवी रेगुलेशंस लगा दी थी। तो अब दुबई के लिए ये एक बड़ा सा अवसर साबित हो गया। इंडिया के गोल्ड बैन ने एक छोटे से ब्लैक मार्केट को जन्म दे दिया, मगर दुबई ने उसी से अपना एम्पायर बना दिया। $35 का लीगल गोल्ड दुबई तक आता और इंडिया उतरते ही उसका दाम डबल हो जाता, डायरेक्टली डबल। हाई रिस्क बट हाई प्रॉफिट। सैफ अल घुरैर, दुबई के सबसे अमीर बिजनेसमैन, ने अपने इंटरव्यू में यह कहा, उस वक्त दुबई से इंडिया गोल्ड की स्मगलिंग जैकेट्स में सीक्रेट पॉकेट्स बना के होती थी। पर्ल्स खत्म, ऑयल बेकार, अब स्मगलिंग इकलौती चीज बन गई थी जो दुबई को एक नई जिंदगी दे रही थी। धीरे धीरे ही सही, मगर दुबई की खोई हुई इज्जत लौट रही थी। गोल्ड ट्रेड इतना फ्लरिश हो रहा था कि दुबई एनुअली 200 से 300 टन सोना एक्सपोर्ट करने लगा। अब सोचो, यूएई जिस देश में उतनी सड़कें नहीं थी, उससे ज्यादा तो बैंक्स अपने ब्रांचेस खोल बैठे थे। 140 इंटरनेशनल बैंक्स, जिनकी शायद बड़े बड़े देशों में ब्रांचेस नहीं होगी। दुनिया दुबई को एक नए नजरिए से देखने लगी थी, गोल्ड स्मगलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड।
और ये कोई सीक्रेट स्कैंडल या कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं थी, ये दुबई का बिजनेस मॉडल था जिसके चर्चे अब हिंदुस्तान के बाहर भी होने लगे। नतीजा, शराब, ब्लैक मनी, नारकोटिक्स, दुबई सबके लिए एक ट्रांजिट हब बनने लग गया। इसी दौरान लंदन के एक मीटिंग में शेख रशीद ने खुद ये कहा कि हाँ, दुबई अपने सर्वाइवल के लिए अनसर्टन स्मगलिंग पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, साल 1981, शेख मोहम्मद ने वीरान पड़े जेबेल अली पोर्ट को सिर्फ डेवलप नहीं किया बल्कि उसे रीप्रोग्राम किया, उसे एक फ्री ट्रेड जोन बना दिया और फिर रूल्स बदले, ऐसे बदले जो उस वक्त बाकी के देशों के लिए ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल थे। 100% फॉरेन ओनरशिप, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, नो कॉर्पोरेट टैक्स, फुल प्रॉफिट रिपेट्रिएशन। दुबई का मैसेज एकदम क्लियर था, आओ, कमाओ और बिना टैक्स भरे वापस ले जाओ। तो नतीजा भी प्रेडिक्टेबल था। 2006 तक इस 52 स्क्वायर माइल जोन में 6000 से भी ज्यादा कंपनीज आ चुके थे, पर बिल्कुल दुबई क्रीक की तरह जिस लीगल फ्रेमवर्क ने ग्लोबल कॉर्पोरेशंस को अट्रैक्ट किया, उसी सिस्टम ने सैंक्शन इवेडर्स, स्मगलर्स और मनी लॉन्ड्रर्स के लिए भी एक परफेक्ट इकोसिस्टम बना दिया। अब ये कोई साइड इफेक्ट नहीं था बल्कि सिस्टम का बिल्कुल लॉजिकल आउटपुट था। बट क्योंकि फ्री ट्रेड जोन्स का मॉडल दुबई की इकोनॉमी के लिए सक्सेसफुल था, शेख ने इसे मल्टीप्लाई किया। आज पूरे शहर में ऐसे 30 से 35 फ्री ट्रेड जोन्स हैं। अब एक ऐसा सिस्टम बन चुका था जिससे जो पैसा कहीं पर और गुना था, दुबई पहुंचते ही वो सीधा प्रॉपर्टी बन जाता। और दुबई जो कभी सिर्फ अंडरग्राउंड ट्रेड के सहारे जिंदा था, अब वही शहर ग्लोबल वेल्थ का पार्किंग लॉट बन चुका था। आज भी दुबई के फाइनेंशियल सिस्टम्स एक ऐसा मेज है जहां पर लीगल और इलीगल पैसा एक ही हाईवे यूज करता है। फर्क सिर्फ नियत का है, सिस्टम बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल लो रूजा इग्नेटोवा का, क्रिप्टो क्वीन, FBI's मोस्ट वांटेड, सर पर 2 करोड़ का इनाम, क्राइम एक स्कैम, क्रिप्टो करेंसी OneCoin बनाकर $4 बिलियन का फ्रॉड। A Bulgarian woman has been placed on the FBI's top 10 most wanted list for allegedly running a cryptocurrency scam. Who federal investigators are calling the crypto queen. She's accused of founding a fake cryptocurrency called OneCoin. This network was created to become and to fuel the growth of OneCoin, which I strongly believe will be the #1 cryptocurrency worldwide. 3 लाख लोगों का पैसा लूटा और फिर फरार। बट 2024 में ICIJ इन्वेस्टिगेशन ने एक डिस्टर्बिंग पैटर्न एक्सपोज किया। OneCoin कंपनी के चोरी के पैसे ने दुबई के शेल कंपनी से घूमकर एक नया रूप ले लिया था। पाम जुमेरा, दुबई मरीना, ओशियाना पैसिफिक, हाई एंड टावर्स में सी व्यू अपार्टमेंट्स, प्रूफ सामने है। जोनाथन लीवी, एक टॉप इंटरनेशनल लॉयर, इस केस को लड़ रहे हैं। बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, मगर लीवी हारने वाले हैं क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम एविडेंस नहीं है बल्कि एक्सेस है। UAE अथॉरिटीज उन शेल कंपनीज के रियल ओनर्स के नाम शेयर ही नहीं कर रही है जिन कंपनीज के थ्रू OneCoin का पैसा दुबई की प्रॉपर्टीज में गया है, क्योंकि UAE का रियल एस्टेट सेक्टर प्राइवेसी फर्स्ट मॉडल पर ऑपरेट करता है। ओनरशिप रिकॉर्ड्स ओपेक है, डेटाबेसेस रेस्ट्रिक्टेड, पब्लिक एक्सेस ऑलमोस्ट जीरो, और इसीलिए लीगल केसेस में ये प्रूव करना ही डिफिकल्ट है कि मनी लॉन्डर हुआ है, पैसों को किसी शेल कंपनी के थ्रू किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया है। OCCRP ने भी इसी ओपेसिटी को मल्टीपल रिपोर्ट्स में डॉक्यूमेंट किया है। नेक्स्ट, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को प्रूव करना और डिफिकल्ट बना देता है दुबई का अगला मॉडल, एनी पेमेंट मेथड एक्सेप्टेड, कैश, क्रिप्टो सब चलेगा। ये दुबई के गवर्नमेंट एसोसिएटेड डेवलपर्स की वेबसाइट पर ही लिखा है। डेमैक ग्रुप पर किए गए स्टिंग ऑपरेशन में भी यही सच्चाई सामने आई थी कि दुबई डेवलपर्स की पॉलिसी सिंपल है, आप क्या बिजनेस करते हो, पैसा कहां से लाते हो, इट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। You ask where they have their money from? It's like our concern, such as our concern is just what you want to buy. इस सब का कंबाइंड इफेक्ट ये है कि दुबई में प्रॉपर्टी परचेज करते ही कोई भी टाइप का कैपिटल, व्हाइट या ब्लैक, तुरंत एक रेगुलेटेड, लीगली प्रोटेक्टेड एसेट बन जाता है। अब हाँ, इसी कन्वीनियंस की वजह से आज दुबई सरवाइव कर पाया है, इस पूरे दुनिया में अपनी जगह ढूंढ पाया है, डेवलप हो पाया है, एक डूबते मछुआरे गांव का शहर ग्लोबल इन्वेस्टर्स का हब बन पाया। मगर इसी ओपन एंड प्राइवेसी फर्स्ट सिस्टम की वजह से दुबई कई क्रिमिनल्स के लिए भी एक सेफ हेवन बन गया है, जो दुबई के लिए अब एक बड़े प्रॉब्लम बन गए हैं। It would seem dozens of the world's worst villains have bought property in this Middle Eastern metropolis. जनवरी 2024 एक और स्टिंग ऑपरेशन वायरल हुआ। इस बार एक तरफ दुबई के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे और क्लाइंट एक इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल सिनालोआ का बंदा। एडवाइस सिंपल थी,
पैसे रियल एस्टेट में डालो, कैश एक्सेप्टेड है, कोई सवाल नहीं पूछेगा। बस एक ट्रांजैक्शन में $1 से $2 मिलियन साफ। México comprar inmobiliaria aquí en Dubai. Sí, sí. ¿Hay investigación o hay alguna? No, informazione no, se per comprare no. If it's real estate investment, it doesn't. We can first start without bank account. डेटा भी यही बताता है, सिर्फ एक साल में दुबई के $10 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टीज की सेल्स 54% से बढ़ चुकी है। सी मिरर विलास जैसे प्रोजेक्ट्स जहां पर एक घर की एवरेज कॉस्ट है 170 करोड़ रुपीस, फिर भी ये घर ऐसे बिक रहे हैं जैसे मुफ्ती में बट रहे हैं। 2019 के बाद रफ्तार और बढ़ गई गोल्डन वीजा से। अब तो लॉ अलाउ करता है कि अगर कोई भी फॉरेनर 2 से 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ले तो उसे यूएई के लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी मिल सकती है। नो स्ट्रेस, नो हैसल, डेवलपर्स खुद एजेंट बन के पूरा प्रोसेस हैंडल कर रहे हैं। डेमैक जैसे ग्रुप्स तो ओपनली पीओसी नंबर्स तक लिस्ट कर चुके हैं। मैसेज अब भी बिल्कुल क्लियर है, पैसा लाओ, प्रॉपर्टी खरीदो और सिस्टम के अंदर सेटल हो जाओ। इंटरनेशनल लीगल प्रेशर से भी काफी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। यूएई के सिर्फ 27 देशों के साथ फॉर्मल एक्सट्राडिशन ट्रीटीज है, मतलब दुनिया के लगभग 160 देशों के साथ कोई एक्सट्राडिशन ऑब्लिगेशन नहीं है। अब एक्सट्राडिशन का मतलब क्रिमिनल को उस देश में वापस से भेजना जहां पर उस पर केस चल रहा है, और जहां पर ट्रीटीज है वहां भी एक्सट्राडिशन हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। डिसीजन दुबई गवर्नमेंट और कोर्ट्स के डिस्क्रेशन पर होता है, ना कि एक्यूज्ड के बर्थ कंट्री के लॉस पर। यूएई लॉस के हिसाब से हर केस इंडिविजुअली असेस होता है, मगर कई हाई प्रोफाइल केसेस में एक्सट्रेडिशन डिनाई हो चुका है। 2018 गुप्ता ब्रदर्स साउथ अफ्रीका में $1 बिलियन का फ्रॉड करते हैं। इंटरपोल रेड नोटिस भेजता है, इंटरनेशनल प्रेशर बनता है, दुबई ने अरेस्ट भी किया। Atul and Rajesh Gupta were arrested in the United Arab Emirates last week after Interpol issued a red notice. पर 2023 में रिलीज करके एक्सट्रेडिशन रिफ्यूज कर दिया। सेम रूजा इग्नेटोवा के केस में भी हुआ। मगर फिर आता है दुबई की कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। 4 मार्च 2022 पेरिस FATF प्लीनरी मीटिंग, एक अनाउंसमेंट और दुबई के पैरों तले जमीन खिसक गई। UAE हैज बीन एडेड टू द ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट का मतलब अनस्टेबल वॉर टोन कंट्रीज के बीच UAE का नाम अब शामिल हो गया। The mention in FATF's list came as a blow to the UAE's reputation. The experts and international organizations have long criticized a failure to crack down on the suspicious financial transactions in the country. अब पूरी दुनिया की नजरें UAE पर आ गई, जिसका मतलब था इंटरनेशनल स्क्रूटिनी, रेप्यूटेशनल डैमेज और सबसे डेंजरस फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हेसिटेशन। It's a major event because there you have a global financial center. पैसों का इलिसिट फ्लो, दुबई का ऑक्सीजन अब गले का फंदा बनने लग रहा था, और यहीं से दुबई ने पहली बार सिस्टम को डिफेंड नहीं बल्कि रीराइट करना शुरू किया। काइंड ऑफ लाइक शेख ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था। 2020 से 2023 तक सिर्फ 4 साल और गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया। UAE has come up with a plan to eradicate the illicit financial crimes and money laundering in the country. ट्रांजैक्शंस पर रियल टाइम इंस्पेक्शंस बढ़ी, फाइन्स लगनी शुरू हुई। DNFBPS, रियल एस्टेट्स, गोल्ड, क्रिप्टो जो सालों तक ग्रे जोन में थे अब रेडार पर आने लगे। दिसंबर 26, 2022 दुबई पुलिस का डेटा 432 इंटरनेशनल स्कैमर्स अरेस्ट हो गए, एक्स्ट्राडाइट किए गए, हैंडेड ओवर। 2023 तक लगभग 5300 करोड़ के एसेट्स जब्त हो गए। ये सिर्फ सिंबॉलिक या लिप सर्विस नहीं, बल्कि दुबई में एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा था। यूएई ने पास किया फेडरल डिक्री लॉ नंबर 10, नया AML लॉ। फाइनेंशियल फ्रॉड या इलिसिट मनी लिंक्स के लिए अब क्रूर पनिशमेंट्स मिलेगी। पर इस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यह है कि अथॉरिटीज को अब डायरेक्ट प्रॉपर्टी जब्त और फंड्स कन्फिस्केट करने की लीगल पावर मिल गई, ताकि नो एम्बिग्विटी, नो डीले। और फाइनली आया 23 फरवरी 2024 का दिन, FATF का अगला अनाउंसमेंट, UAE हैज कंप्लीटेड इट्स एक्शन प्लान। 2 साल सिस्टम रिबूट और UAE ग्रे लिस्ट से बाहर, एंड दिस वॉज हिस्टोरिक। सो ऑल दिस वॉज रियली इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग, बट एक जवाब अब तक मिला नहीं है। क्या दुबई और शेख रशीद के पॉलिसीज मॉरल थे या इमोरल? याद है मैंने एक बात कही थी, तख्त संभालते ही शायद शेख रशीद ने UK, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसे कई देशों को बारीकी से पढ़कर एक पैटर्न देखा था, और फिर जन्म हुआ दुबई के नए DNA का। क्या था वो पैटर्न जिसने रातों रात दुबई को इन जैसे देशों की तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया?
लंदन आज फाइनेंशियल कैपिटल लगता है, पर इसका पहला काम था लूट के पैसे छुपाना। कॉलोनियल लूट, डिक्टेटर्स का वेल्थ, वॉर प्रॉफिटियरिंग, ओलिगार्क्स का मनी, सब लंदन के रियल एस्टेट और बैंक्स में पार्क होते। London has become the dirty money capital of the world. Britain's very own Deputy Foreign Secretary has made a rare admission. He says nearly 40% of the world's dirty money goes through London. मगर कोई नहीं पूछता, क्योंकि ब्रिटेन ने एक रूल समझ लिया था, पैसा पहले आता है, मोरालिटी बाद में लिखी जाती है, उसी पैसे से। सेम स्विट्जरलैंड ने भी किया, कहा हम न्यूट्रल हैं, पर असली मतलब था हम सवाल नहीं पूछते। नाजीज का सोना, डिक्टेटर्स के अकाउंट्स, वॉर के एसेट्स, इलीगल पैसा सब स्विस बैंक्स में सेफ, गैर कानूनी है 100%, मगर उसे कहा जाता है बैंकिंग सीक्रेसी, फाइनेंशियल प्राइवेसी। सिस्टम सेम, बस लैंग्वेज अलग। सेम इतिहास सिंगापुर का भी है, लोगों के लिए रूल्स वेरी हार्ड, पैसों के लिए रूल्स वेरी सॉफ्ट। यूरोप और अमेरिका का इतिहास, रिलीजियस वॉर्स, स्लेवरी, ड्रग एम्पायर, कोलोनियलिज्म, लाखों पर शासन, करोड़ों की मौत। मगर आज ह्यूमन राइट्स, लॉ एंड ऑर्डर, डेमोक्रेसी, एथिक्स एंड मोरालिटी। इन देशों ने मोरालिटी को इन्वेंट नहीं किया, एफोर्ड किया, अपने इमोरल और अनएथिकल इतिहास से कमाए हुए पैसों के बल पर। एग्जैक्टली वही पैराडॉक्स जो आज दुबई में भी दिखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी देशों ने बेहतर पीआर, लीगैलिटी और मॉरल लैंग्वेज के नीचे उसे दबा दिया, मगर शेख रशीद ने अपने बेबाक अंदाज में ईमानदारी से इसे एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने एक नए गेम का आविष्कार नहीं किया, बस सदियों से चल रहे इस गेम को डिकोड किया। क्लीन सिस्टम्स भूखे शहरों को नहीं बचाते, एफिशिएंट सिस्टम्स बचाते हैं। और देशों को चलाने में एफिशिएंसी हमेशा मोरालिटी के बाद आती है। गेम को नैतिकता और आइडियलिज्म के तराजू पर तोलने वाले लोग सिर्फ दुनिया में रहते हैं, मगर उसी गेम को लॉजिकली डिकोड करने वाले लोग दुनिया को चलाते हैं।